हाय एवरीवन, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्यूटेरॉन। कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दिख रहा है आपको 1h2 है। सो ड्यूटेरॉन का जो डेफिनेशन आता है 1 मार्क का, उसमें आपको लिखना है कि इट इज अ बाउंड स्टेट ऑफ 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। ठीक है। नाउ वी जो ग्राउंड स्टेट होता है ड्यूटेरॉन का वो स्टेबल होता है, और कुछ एक्साइटेड स्टेट्स हम पढ़ेंगे आगे, बट दे आर अनस्टेबल, बट वो होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूटेरॉन में हमारे पास इसका मास था, आपको ध्यान रखना है, किलोग्राम में ये है, एटॉमिक यूनिट में ये होता है, एनर्जी में ये है, तीनों का कन्वर्जन आपको बता रखा है। बाइंडिंग एनर्जी हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे, इतनी होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हमारे पास इतनी आ जाएगी, इसका हाफ कर देना है क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, 2 ही न्यूक्लियन होते हैं इसलिए। स्पिन एंड पैरिटी अभी कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर में। रेडियस आती है 1.96 फर्मी। आइसोस्पिन जो होता है वो 0 आता है। क्यों आता है? क्योंकि आइसोस्पिन मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटॉन को अप स्पिन वाला पार्टिकल माना जाता है, न्यूट्रॉन को डाउन स्पिन, उसी पार्टिकल का डाउन स्पिन माना जाता है, तो दोनों का ओवरऑल 0 आ जाता है, स्पिन कैंसिल होके। मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन के टर्म में ये आता है, और इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट इतना होता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूटेरॉन व्हिच यू हैव टू मेंशन इफ इन एग्जाम इट इज बीइंग आस्क्ड। नाउ we'll calculate the binding energy. So when a slow neutron is incident on a proton, when the proton is at rest, तो उससे होता क्या है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के ऊपर जब इंसिडेंट होता है तो हमें क्या मिलता है, ड्यूटेरॉन मिलता है, और उसके साथ में कुछ फोटॉन्स इमिट होते हैं। तो जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वही हमारे पास इस रिएक्शन की क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी, ड्यूटेरॉन की बाइंडिंग एनर्जी। सो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की एनर्जी है, इधर हमारे पास ड्यूटेरॉन की एनर्जी प्लस गामा फोटॉन की एनर्जी। यहाँ से ई गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और वो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होगा। अब अगर अपन स्पिन एंड पैरिटी की बात करें, तो हमारे पास स्पिन और पैरिटी में प्रोटॉन जो है एक होता है, न्यूट्रॉन हमारे पास एक होता है। अब आप ये चीज थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ, मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और पैरिटी कैसे निकाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो, स्पिन और पैरिटी को लिखने का तरीका यह है कि जे और उसकी पावर पाई। जे जो होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, और पाई जो होता है वो पैरिटी होता है। पैरिटी का फॉर्मूला होता है -1 रेज़ टू पावर L1 + L2 + एंड सो ऑन। ड्यूटेरॉन के केस में हमारे पास क्या होगा, एक न्यूट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, क्योंकि दोनों ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, और ग्राउंड स्टेट होती है एस स्टेट। एस स्टेट के लिए ये 0 होता है और एस स्टेट के लिए ये भी 0 होगा। सो ये वैल्यू हमें क्या मिल जाती है, प्लस। सो पाई की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। अब हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो L + S होता है, हमें पता है। तो सबसे पहले अपन प्रोटॉन के लिए निकाल लेते हैं। तो जेपी के लिए कितना हो जाएगा, LP + SP। अब LP हमने देख लिया 0 है, और स्पिन कितना होता है, हाफ होता है। सिमिलरली न्यूट्रॉन के लिए हमने देख लिया LN, और ये SN हो जाएगा, तो ये भी 0 और ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो हमारे पास अब टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का होगा। सो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 1। करेक्ट। इसलिए हमारे पास जो स्पिन और पैरिटी है उसमें हम लिखते हैं 1 और उसके ऊपर लिखते हैं प्लस। तो ये आपको मैं शो कर देती हूँ यहाँ पे। करेक्ट। अब हम बात करते हैं पैरिटी ऑपरेटर की। स्पेस वेव फंक्शन देखते हैं, सिमेट्रिक होता है या एंटी सिमेट्रिक होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब पैरिटी ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन पे लगाया जाता है तो उसमें चेंज क्या होता है, उसमें चेंज होता है -x, -y और -z से रिप्लेस हो जाते हैं कोऑर्डिनेट। अगर यही ऑपरेटर हम स्फेरिकल पे लगाएं, r थीटा फाई पे लगाएं, तो आप ध्यान रखिएगा वेव फंक्शन में r की जगह r ही रहता है, क्योंकि जब आप स्फेयर की बात करते हो तो रेडियस जो होती है वो सब डायरेक्शन में r ही होती है, इसलिए r पे माइनस नहीं लगता है। लेकिन जो थीटा होता है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में z एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल होता है। जब हम इसका ऑपोजिट लेते हैं तो इसका ऑपोजिट एंगल ये होता है विच इज पाई माइनस थीटा। तो थीटा को हम रिप्लेस करते हैं पैरिटी ऑपरेटर में पाई माइनस थीटा। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाई बनता है तो वो पाई प्लस पाई से रिप्लेस होता है। करेक्ट। अब हम स्फेरिकल वेव फंक्शन पे अगर जाते हैं हाइड्रोजन टाइप में, तो हमने देखा था कि जो साई r थीटा फाई होता है वो हमारे पास दो वेव फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन में हो सकता है, जिसमें एक रेडियल वेव फंक्शन होता है और एक एंगुलर वेव फंक्शन होता है जो केवल थीटा और फाई का होता है। इसे हम कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स, इसे हम कहते हैं रेडियल वेव फंक्शन। हमने देख लिया कि आर पे तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सो ये वाला पार्ट तो आपका क्या होगा, सिमेट्रिक रहेगा और एज इट इज ही रहेगा पैरिटी ऑपरेटर लगाने के बाद भी। लेकिन इसके ऊपर अगर अपन पैरिटी लगा देते हैं, किस पे, वाई एल एम पे पैरिटी ऑपरेटर लगा देते हैं, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस फाई।
अब जो वाई एलम थीटा होता है, सिंपल जो वाई थीटा फाई होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है लेजेंड्री पोलिनोमियल के लिए। ये ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल होता है लेजेंड्री पोलिनोमियल के लिए। सो अगर मैं पाई माइनस थीटा और पाई प्लस फाई की बात करूं, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा? थीटा की जगह क्या करना है? पाई माइनस थीटा करना है। तो ये आपके पास हो जाएगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस में आता है, सो पीएल आपके पास हो जाएगा एंड माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये तो हमने एक रख लिया, हमें नहीं पता एल की वैल्यू 1 है या 2 है या 3 है या 4 है। तो इन जनरल जब एल की वैल्यू एल होती है तो आपके पास -1 की पावर एल बाहर आता है और फिर आपके पास पीएल कॉस थीटा होता है। करेक्ट। और हमें पता है कि पीएल कॉस थीटा जो था वो किसके प्रोपोर्शनल था? सिंपली वाई, जब केवल थीटा और फाई था तब पीएल कॉस थीटा था। तो यानी कि अगर पैरिटी ऑपरेटर लगाते हैं वाई पे तो -1 की पावर एल बाहर आएगा। तो अब ओवरऑल वेव फंक्शन पे लगाते हैं तो पैरिटी ऑपरेटर से जो पैरिटी लगेगा वो किस पे लगेगा? आर पे और वाई पे लगेगा। और उससे हमें आर तो एज इट इज मिल जाएगा, लेकिन वाई की जगह क्या मिलेगा? -1 और साथ में क्या मिलेगा? वाई। और इसको हम बोलेंगे -1 आर और वाई। और आर और वाई मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा? हमें साई मिलेगा। सो हमारे पास में जब पैरिटी ऑपरेटर साई पे लगता है सो हमें -1 के साथ में साई मिल जाता है। अब हमने अभी अभी देखा ड्यूटेरॉन के लिए एल की वैल्यू केवल 0, 2, 4 यही पॉसिबल हो सकती है। क्यों? क्योंकि ड्यूटेरॉन के लिए पैरिटी आपके पास क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? +1 होनी चाहिए। +1 तभी पॉसिबल है जब पैरिटी के फॉर्मूले में आपके पास में ये वाली वैल्यू कितनी आए? +1 आए। और हमें इस कंडीशन में एल की वैल्यू क्या मिलेगी? सिर्फ 0, 2, 4 यही सब मिलेगी। तो इसका ये मतलब हुआ एल की वैल्यू सिर्फ ये पॉसिबल है। और अगर ये वैल्यू आप यहाँ रखते हो तो आपको साई मिल जाएगा। इसका मतलब आपके पास ये वेव फंक्शन कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि पैरिटी इवन होने की वजह से एल की वैल्यू इवन नंबर पॉसिबल है। और जब एल की वैल्यू इवन पॉसिबल होगी तो पैरिटी ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद आपको वेव फंक्शन एज इट इज मिल जाएगा। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो साई स्पेस होता है वो हमेशा कैसा रहेगा? सिमेट्रिक। नाउ डोंट फॉरगेट दिस। अब मैं इसको आपको दिखा देती हूँ। स्क्रीन पे आपके पास देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया अभी। ये वेव फंक्शन कार्टेशियन में होता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये वाला एक्सप्लेन कर दिया, वाई एक्सप्लेन कर दिया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये सारी चीज देख लीजिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है, यही यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है। और पैरिटी आपके पास इवन होती है, +1 होती है, इसलिए आपके पास में एल की क्या वैल्यू होती है? 0 to 4 होती है। ठीक है। तो पॉसिबल स्टेट्स निकालते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, एस की वैल्यू जो है, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। करेक्ट। सो एस की वैल्यू न्यूट्रॉन के लिए भी हाफ होती है और प्रोटॉन के लिए भी हाफ होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिल सकता है? या तो माइनस हो जाए दोनों तो 0 मिल जाएगा, या प्लस हो जाए तो 1 मिल जाएगा। ठीक है। सो आपके पास जब एस की वैल्यू 0 आती है, जब आपके पास एस की वैल्यू 0 आती है तो उस कंडीशन में 2s + 1 की वैल्यू कितनी मिलती है? आपको 1 मिलती है। करेक्ट। और तो यहाँ पे सपोज देखो एस की वैल्यू 0 रखते हैं अपन ना, तो ये रहा एस की वैल्यू 0 रखते हैं। अब अगर एल की वैल्यू अपन 1 रख देते हैं, हमें पता है एल की वैल्यू पॉसिबल है ही नहीं। एल की वैल्यू 0 के बाद सीधे कौन सी पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है। तो अगर 0 और 1 से कोई स्टेट बनाएंगे भी सही तो एस प्लस एल मिलके क्या बनता है? जे बनता है। तो अगर ये वाला टर्म रखते हैं अपन, टर्म को लिखने का तरीका होता है 2s + 1 ऊपर लिखते हैं, फिर एल लिखते हैं, फिर जे लिखते हैं। ये वैल्यू तो आपको मिल रही है 1। पी एल की वैल्यू 1 रखा मतलब पी, और जे की वैल्यू 1। तो 1p1 जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती है क्योंकि वहां पे p आ गया, और p के लिए l = 1 होता है। सिमिलरली अगर ये दोनों ऐड हो जाते हैं, 1/2 और 1/2 ऐड होके s = 1 मिलता है, तो भी अगर अपन p की वैल्यू 1 रखते हैं, सॉरी l की वैल्यू 1 रखते हैं, तो इस 1 और 1 से कॉम्बिनेशन क्या बना? 210। तो इस कॉम्बिनेशन से लेना देना नहीं है, आपके पास यहाँ पर 1 रख दिए, इसका मतलब p आएगा। और जब p आ जाएगा तो आपके पास हमें यहाँ पर ये स्टेट नहीं मिलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर पॉसिबल कौन सी है? पॉसिबल देखते हैं। l = हमने देख लिया 0 to 4 पॉसिबल है, तो 0 देख लेते हैं और 2 देख लेते हैं ना। तो जब s = 1 है और l = 0 है तो j कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। और स्टेट आप बना लेना यहाँ से 2s + 1 l और j, तो एक तो 3s1 मिलेगा। एक s आपके पास 1 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 2 1 है, यहाँ से 3d1 भी आपके पास मिल जाएगा। तो ये जो रेड कलर में है ये आपके पास पॉसिबल स्टेट्स होती हैं। चलो अब वेव फंक्शन की बात करते हैं।
टोटल वेव फंक्शन हमेशा 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्पेस, स्पिन और आइसोस्पिन। स्पेस वाला पार्ट मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि एल की वैल्यूज ये पॉसिबल होती है तो साइज स्पेस हमेशा सिमेट्रिक होता है, तो हमेशा साइज स्पेस का समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं स्पिन की और आइसोस्पिन की, ठीक है। सो स्पिन और आइसोस्पिन में मैं आपको समझाना चाहती हूँ पहले डिफरेंस क्या होता है। देखो, जब हम स्पिन की बात करते हैं तो एक न्यूट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। इन जनरल इनको न्यूक्लियॉन कह सकते हैं। ये रियल में स्पिन करते हैं, ये रियल में स्पिन करते हैं, तो फिजिकली कोई चीज वहां देखने को मिल रही है। इनके स्पिन से रिलेटेड स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी मिलता है और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी मिलता है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी होती है। लेकिन जब हम आइसो स्पिन की बात करते हैं तो आइसो स्पिन जो है वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो सिर्फ मैथमेटिकल टूल है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बिहेवियर समझने के लिए, या फिर न्यूक्लियर फोर्स के अंदर आके दोनों आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से नेचर शो करते हैं, कैसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल होता है आइसोस्पिन। ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती है, जबकि स्पिन जो होती है वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। आइसोस्पिन एक मॉडल समझ सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 3 तरह के कॉम्बिनेशन हम लेंगे, एक तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन प्रोटॉन का और एक न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का। इन तीनों के लिए हम देखेंगे कि नेचर में ये तो मिलता है पर ये नहीं मिलता और ये नहीं मिलता। इसका रीजन क्या है? डाई प्रोटॉन नहीं मिलता, डाई न्यूट्रॉन नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम इनका टोटल वेव फंक्शन देखते हैं। अगर मैं साइज स्पेस की बात करूं तो साइज स्पेस तीनों के लिए, इस तीनों के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक आएगा। तो साइज स्पेस सिमेट्रिक होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं साइज स्पिन की। साइज स्पिन तीनों के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के लिए स्पिन जो होता है वो कितना होता है? 1/2। और प्रोटॉन के लिए एस की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सो ओवरऑल जो आपके पास एस की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 1/2 और 1/2 मिलके कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, करेक्ट। इसी तरह से दो प्रोटॉन की बात करोगे तो भी एस इक्वल टू 1 आएगा, दो न्यूट्रॉन की बात करोगे तो भी 1 आएगा। सो ये ध्यान रखना, एनपी, पीपी और एनएन, मैं इन तीनों के लिए लिख रही हूँ एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं 2s प्लस 1 की वैल्यू निकालू तो इसके लिए आ रहा है 3, 3 और 3, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रिपलेट को। तो तीनों के लिए आपके पास क्या आ रहा है? ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन हमेशा कैसा होता है? सिमेट्रिक। तो ये भी सिमेट्रिक होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा और ये भी सिमेट्रिक होगा। अब ट्रिपलेट के लिए सिमेट्रिक क्यों हुआ, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। ट्रिपलेट के लिए सिमेट्रिक इसलिए होता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा, अगर दो पार्टिकल है हमारे पास, एक का स्पिन अप है और एक का स्पिन डाउन है, तो पॉसिबिलिटीज क्या होती है हमारे पास? जब स्पिन के लिए, स्पिन की बात कर रहे हैं, अगर दोनों अप हो तो ये सिमेट्रिक स्टेट है, क्योंकि इंटरचेंज कर दो पता नहीं चलेगा। दोनों डाउन है, इंटरचेंज कर दो पता नहीं चलेगा। एक अप हो और एक डाउन हो तो उसमें ये अप है और ये डाउन है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, या फिर ये वाला डाउन है ये वाला अप है। सो आपने देखा होगा बीएससी में, ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर लगा के ये तीनों स्टेट जो होती है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग होती है, तो ट्रिपलेट हो गया क्योंकि 3 मिल गई। लेकिन यहाँ पे मैं 1/2 करूं और ये वाला यहाँ पे डाउन करूं इस तरह से, तो इसमें अगर मैं इंटरचेंज करती हूँ ऊपर पॉजिटिव अप एरो डाउन एरो को, तो मुझे माइनस साइन मिलता है, तो ये सिंगलेट हो गया, ये सिंगलेट हो गया और उसमें माइनस साइन बाहर आएगा, इसलिए ये वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक हो गया। तो जब आपके पास एस इक्वल 2s प्लस 1 की वैल्यू, 2s प्लस 1 की वैल्यू 3 मिलती है, यानी कि ट्रिपलेट मिलता है, तो जब भी ट्रिपलेट मिलता है तो वेव फंक्शन कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। अब अपनी टेबल में आ जाओ, क्योंकि अगर ट्रिपलेट मिला है तो वेव फंक्शन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ वापस। इसका मतलब एनपी, पीपी और एनएन, इन तीनों के लिए अगर मैं साइज स्पेस की बात करूं तो एनपी के लिए भी सिमेट्रिक आएगा, पीपी के लिए भी सिमेट्रिक आएगा, एनएन के लिए भी सिमेट्रिक आएगा। और साइज स्पिन की बात करूं तो इसके लिए भी सिमेट्रिक आया, इसके लिए भी सिमेट्रिक आया और इसके लिए भी सिमेट्रिक आया, क्योंकि इनके लिए भी s इक्वल टू 1 था, इसके लिए भी s इक्वल टू 1 था, इसके लिए भी s इक्वल टू 1 है। सो अभी तक तो सिमेट्रिक मिल रहा है। इसका मतलब जो डिसाइड करेगा टोटल वेव फंक्शन वो हमारे पास होगा आइसोस्पिन वाला वेव फंक्शन। यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस हमें समझ में आती है। आइसोस्पिन के हिसाब से आइसोस्पिन मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियॉन एक ही पार्टिकल होता है
जब वो अप स्टेट में होता है तब हम उसे प्रोटॉन बोल देते हैं, और जब वो डाउन स्पिन में होता है तब उसे न्यूट्रॉन बोल देते हैं। तो जब हम आइसोस्पिन की बात करते हैं तो आइसोस्पिन जो है वो प्रोटॉन के लिए +½ लिया जाता है और न्यूट्रॉन के लिए -½ लिया जाता है। आइसोस्पिन को हम आई से डिनोट करेंगे। तो अब हम निकालेंगे आई की वैल्यू, वही एनपी, पीपी और एनएन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आई हमारे पास, एन और पी के लिए 0 आ जाएगा क्योंकि एक +½ और एक -½ है। इसके लिए हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा। इसके लिए -½ और -½ होके -1 हो जाएगा, लेकिन केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं तो इसके लिए कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। करेक्ट। तो अब यहाँ पर 2i+1 निकालते हैं। तो 2i+1 की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है। इसका मतलब ये 1 जो है वो कैसा हो गया, सिंगलेट हो गया। यहाँ पर क्या मिल रहा है, ट्रिपलेट मिल रहा है, और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, ट्रिपलेट मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ट्रिपलेट के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है, और सिंगलेट के लिए कैसा होता है, एंटी सिमेट्रिक। तो एनपी के लिए ये एंटी सिमेट्रिक होगा, और डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन के लिए कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। अब हम टोटल वेव फंक्शन निकालते हैं। सो टोटल वेव फंक्शन नाउ हमारे पास साई स्पेस, साई स्पिन एंड साई आइसोस्पिन। ये अब एनपी के लिए देखते हैं। सो एनपी के लिए ये कितना है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और ये हमारे मिला एंटी सिमेट्रिक। सो ओवरऑल क्या मिला, ओवरऑल हमें मिला एंटी सिमेट्रिक। डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन के लिए देखो तो ये सिमेट्रिक था, ये सिमेट्रिक था, और ये भी सिमेट्रिक था। तो हमें क्या मिला, सिमेट्रिक। अब पाउली ने ये कहा था कि इन तीनों स्टेट में, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, चाहे 2 प्रोटॉन हो, चाहे 2 न्यूट्रॉन हो, यहाँ पर जब आप एक्सचेंज करते हो, इनको एक्सचेंज करते हो, तो चाहे ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है, यहाँ पर ये न्यूट्रॉन है और ये दूसरा भी न्यूट्रॉन है। जब आप इनको एक्सचेंज करते हो तो 2 फर्मियोन का आप एक्सचेंज कर रहे हो, और फर्मियोन का जब एक्सचेंज होता है तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, और फर्मियोन के लिए ओवरऑल वेव फंक्शन हमेशा कैसा आना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक आ रहा है। अब देखते हैं कि किसके लिए हमारे पास एंटी सिमेट्रिक आया। जब एन और पी साथ में है तो वेव फंक्शन हमें एंटी सिमेट्रिक मिल रहा है, लेकिन जब पीपी और एनएन साथ में है तो हमें एंटी सिमेट्रिक नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि नेचर में डाई प्रोटॉन नहीं पाया जाता है, डाई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन बाउंड स्टेट की तरह पाया जाता है। अब मैं आपको नोट्स में दिखा देती हूँ। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आप तो ध्यान रखना, स्पिन सिमेट्रिक होगा और आइसोस्पिन एंटी सिमेट्रिक था। तो ड्यूटेरॉन की बात करेंगे तो ड्यूटेरॉन के लिए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है, तो एंटी सिमेट्रिक आ गया। डाई प्रोटॉन और डाई न्यूट्रॉन की बात करें तो I = 1 आ जाएगा, तो तीनों सिमेट्रिक हो जाएंगे, तो ओवरऑल सिमेट्रिक आ जाएगा। बट टोटल वेव फंक्शन शुड बी एंटी सिमेट्रिक फ्रॉम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दैट्स व्हाई डाई प्रोटॉन एंड डाई न्यूट्रॉन डजंट एग्जिस्ट इन नेचर एज अ बाउंड स्टेट, हाउएवर एनपी सिस्टम एग्जिस्ट एज बाउंड स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड ड्यूटेरॉन। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनालिसिस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।